नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अपने 3 सेगमेंट विज्ञान और किसान कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के साथ। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से, जिसमें आज हम बात करेंगे मछलियों की। भारतीय अर्थव्यवस्था में मछलियों का बहुत ही अहम योगदान है। देश का एक बहुत बड़ा वर्ग अपनी आजीविका के लिए मछली कारोबार से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस कारोबार की कुछ समस्याएं भी है, जिनमें से एक है ताजी मछलियों की उपलब्धता। और इस समस्या को दूर किया है कोचीन स्थित केंद्रीय मत्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान ने। यहाँ के वैज्ञानिकों ने ऐसा कियोस्क तैयार किया है जिसमें मछली की ताजगी और गुणवत्ता बनी रहती है। नाम दिया है चिलफिश। आइए देखते हैं इसी पर यह खास रिपोर्ट। हमारे देश में मछली के शौकीनों की कमी नहीं है। खास तौर से तटवर्तीय इलाकों में तो ये मुख्य आहार में शामिल है। समुद्री या तालाब से मछली पकड़कर उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में समय लगता है, इतना समय कि मछली की क्वालिटी पर असर पड़ जाए। मछली के शौकीन बासीपन को देखते ही नाक भौं से कोड़ने लगते हैं। जाहिर है, ऐसी मछली को बेचना अपने आप में मुश्किल काम है और कई बार तो मछली बासी होकर खराब भी हो जाती है, जो मछली विक्रेता के आर्थिक नुकसान का बड़ा कारण है। चिलफिश विक्रेता और खरीदार दोनों के काम का है। आसान भाषा में इसे मछलियों का फ्रिज कह सकते हैं। ये ऐसी मशीन है जो पकड़ने के बाद मछली की उम्र में 4-5 दिन का इजाफा कर देती है। इसका मतलब ये हुआ कि विक्रेता के पास अपना माल बेचने के लिए 4-5 दिन का अतिरिक्त समय होगा। चिलफिश दरअसल प्रशीतित यानी रेफ्रिजरेटेड मछली बिक्री कियोस्क है। इसे खाद्य ग्रेडेड स्टेनलेस स्टील से तैयार किया गया है। दिखने में ये डीप फ्रीजर की तरह है और इसे चलाने के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है। 300 वॉट क्षमता वाली प्रशीतन इकाई के साथ इसे एकीकृत किया गया है। इसका मतलब हुआ कि इसके संचालन में बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं है। वैसे आप चाहें तो सोलर तंत्र से भी इसे चला सकते हैं, मर्जी आपकी। चिलफिश की लागत भी बहुत ज्यादा नहीं है। जीएसटी वगैरह सब मिलाकर महज 60,000 रुपए। मछली को ठंडा रखने के लिए इसमें 2 भाग बनाए गए हैं। एक हिस्सा ठंडे भंडारण का है और दूसरा विद्युत रोधित बर्फ का बक्सा। ठंडे भंडारण वाले हिस्से में 20 किलो मछली आ जाती है, जबकि बर्फ वाले बक्से की क्षमता 80 किलो है। इस तरह एक बार में इस कियोस्क में 100 किलो यानी 1 क्विंटल मछली समा सकती है। वैसे इसके और भी हिस्से हैं, जैसे हाथ से चलने वाली डीस्केलिंग मशीन और वॉश बेसिन के साथ मछली ड्रेसिंग डेक। अनुभव बताता है कि प्रति इकाई सालाना खर्च 26,26,650 रुपए है, जबकि कमाई 30,87,000। इसका मतलब हुआ कि इस यूनिट को लगाने के बाद साल भर में 4,60,000 से भी ज्यादा का मुनाफा हो जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कियोस्क 2 साल से भी कम समय में अपनी पूरी कीमत वसूल कर विक्रेता को दे देता है। ये मशीन पर्यावरण हितैषी है, कम प्रदूषण करती है और बेहतर तरीके से कचरे का निपटान भी। यही वजह है कि ये ग्रीन इंडिया और स्वच्छ भारत अभियान में मददगार है। मछली विक्रेताओं तक इसकी जानकारी पहुंचाने के लिए वैज्ञानिकों ने जगह जगह प्रदर्शनी लगाई। इसी तरह की प्रदर्शनी से प्रभावित होकर महिला मछुआरन सहायता सोसाइटी ने 20 कियोस्क के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये सोसाइटी केरल के मत्स्य विभाग के अंतर्गत काम करती है। इसके अलावा केरल और आंध्र प्रदेश के अलग अलग इलाकों में 11 फिश वेंडिंग कियोस्क सफलतापूर्वक काम कर रही हैं। मछली बेचने वाला चाहे गांव में रहता हो, कस्बे में या फिर शहर में, ये मशीन सबके लिए बराबर रूप से फायदेमंद है। अगर आप मछली के शौकीन हैं और अच्छी क्वालिटी की ताजा मछली पसंद करते हैं, तो चिलफिश से मछली खरीदिए और चिल मारिए। जी हाँ, तो ताज़ी मछलियाँ किस तरह घर तक पहुँचाई जा सकती है, आज जाना आपने हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान में। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे कृषि स्टार्टअप। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो,
गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और अब देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप, जिसमें आज हम बात करेंगे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किसान कमला पुजारी की। कमला पुजारी पारंपरिक धान के बीजों के संरक्षण के लिए जानी जाती हैं। इनके प्रयासों को राष्ट्रीय मान्यता तब मिली जब महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। तो आइए देखते हैं इनकी सफलता की कहानी। कमला पुजारी का जन्म कोरापुट जिले में आदिवासी बहुल गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। कमला का परिवार पारंपरिक खेती से जुड़ा हुआ था, जिसके कारण बचपन से ही ये खेतों की मिट्टी और बीजों के साथ खेलती हुई बड़ी हुई। अनपढ़ होने के बावजूद कमला पुजारी ने धान के विभिन्न किस्म के संरक्षण को लेकर अपनी अलग पहचान बनाई है। कमला पुजारी हमेशा से पारंपरिक धान के बीज के लिए जानी गई हैं। कमला के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें 16 मार्च 2020 को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। कमला को उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के कारण पहचान मिलती आई है। यही कारण है कि उन्हें पहले भी कई और सम्मानित पुरस्कार मिलते रहे हैं। इससे पहले उन्हें 2004 में ओडिशा राज्य सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला किसान सहित कई पुरस्कारों से नवाजा गया था। कमला हमेशा पारंपरिक खेती के लिए समर्पित रही हैं। इसके लिए ओडिशा के जयपुर में MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन से बुनियादी खेती की तकनीक भी सीखी। फाउंडेशन ने कमला को अपने गांव की कुछ अन्य महिलाओं के साथ एक बीज बैंक बनाने में भी मदद की। अपने प्रशिक्षण के समाप्त होने के बाद कमला ने अन्य लोगों और साथी किसानों को रासायनिक उर्वरकों का उपयोग बंद करने के लिए प्रोत्साहित किया। वो और कुछ साथी ग्रामीणों ने समूह बनाए और घर घर जाकर आसपास के गांवों में जैविक खेती के बारे में जागरूकता फैलाई। उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप पटपूत गांव और नवरंगपुर जिले के पड़ोसी गांवों में किसानों ने रासायनिक खाद छोड़ दी। MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन में परीक्षण समाप्त होने के बाद कमला जैविक खेती में जुट गई। कमला खुद तो जैविक खेती करती ही थी, साथ ही गांव के अन्य किसानों को भी रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से होने वाले नुकसान के बारे में भी अवगत कराती थी। यही नहीं, रासायनिक उर्वरकों को खेती में इस्तेमाल न करने के लिए और बंद करने के लिए प्रोत्साहित भी करती थी। कमला ने दुर्लभ प्रकार के 100 से ज्यादा बीज जैसे धान, हल्दी, तिल्ली, काला जीरा, महाकांता और फुला एकत्र किए हैं। इन्होंने धान की उन देसी किस्मों का संरक्षण किया है जो लगभग विलुप्त ही हो चुकी थी। वर्ष 2002 में कमला जैविक खेती पर आयोजित एक कार्यशाला में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े शहर जोहान्सबर्ग गई, जहां जैविक खेती के लिए किए जा रहे उनके प्रयासों के लिए दुनिया भर के प्रतिभागियों ने उनकी सराहना की। वर्ष 2018 में इन्हें ओडिशा राज्य बोर्ड के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। कमला पुजारी पहली ट्राइबल महिला हैं जिन्हें ये गौरव प्राप्त हुआ। इस प्रकार इन्होंने आने वाले युवा किसानों के लिए प्रोत्साहन का काम किया। और अब समय है कृषि कैलेंडर का। कृषि कैलेंडर में आज हम आपको बताने जा रहे हैं अक्टूबर माह में किए जाने वाले पशु संबंधी कार्यों की। आइए देखते हैं कृषि कैलेंडर। अक्टूबर माह में पशुधन संबंधित कार्य।
इस माह में सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है, इसलिए पशुओं की सर्दी से बचाव का उचित प्रबंध करें। सर्दी के मौसम में अधिकतर भैंस ताव में आती है, इसलिए भैंस के ताव में आने पर समय से गाभिन करवाएं। भैंस ब्याने के 60-70 दिनों तक ताव में नहीं आए तो नजदीक के पशु चिकित्सक से जांच करवाएं। भैंस व गाय को समय से ताव में लाने के लिए खनिज मिश्रण अवश्य खिलाएं। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाव के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से दवाई का छिड़काव नियमित करें। अधिक चारा लेने के लिए बरसीम फसल की उन्नत किस्में BL10, BL22 व BL42 की बिजाई इस माह अवश्य करें। जई फसल से अधिक चारा लेने के लिए उन्नत किस्में OS6, OL9 या केंट की बिजाई माह के मध्य से शुरू करें। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशे बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका ये बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो, मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन, और अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया की, जिसमें आज हम बात करेंगे कृषि कानून के बारे में। जी हाँ, किसानों के विकास और उत्थान के लिए हाल ही में सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री विवेक अग्रवाल ने इन कृषि कानूनों के बारे में क्या अहम जानकारी दी, आइए देखते हैं। भारत सरकार द्वारा हाल ही में 3 कृषि कानून बनाए गए हैं। ये कानून मंडी में सुधार, अनुबंध खेती और आवश्यक वस्तु संशोधन कानून से जुड़े हैं। इस कानून से खेती किसानी एवं किसानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होगा। अब किसान अपने उत्पाद को किसी भी राज्य में मंडी के अंदर या बाहर कहीं भी बेच सकता है। ये तीनों कानून आए हैं, उसमें एक एक करके इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया है। जो पहला कानून है उसमें ट्रेड एंड कॉमर्स का जो किसान की उपज का है उसको खोला गया, उसकी बंदिशें हटाई गई हैं। किसान अब नए कानून को आने के बाद मंडी में भी अपनी उपज बेच सकता है अगर मंडी में उसको अच्छा मूल्य मिले, पर मंडी के बाहर भी किसी वेयर हाउस से, किसी प्रोसेसर की फैक्ट्री के ऊपर, किसी अन्य राज्य के व्यापारी को जो बहुत अच्छा मूल्य दे रहा हो, या ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, इन सभी वैकल्पिक संस्थाओं में, वैकल्पिक व्यवस्थाओं में भी अपनी उपज को बेच पाएगा।
जिसका अर्थ है कि जो पहले उसको सुविधा उपलब्ध थी, मंडी की सुविधा, एमएसपी पर बेचने की सुविधा, वो तो है ही, उसके अलावा अन्य विकल्प खुलने से अगर उसको अच्छा मूल्य किसी अन्य विकल्प से मिलता है तो वो मूल्य को ले पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत में अपनी उपज को बेच पाएगा। नई टेक्नोलॉजी भी आ पाएगी। ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अब सभी क्षेत्रों में आ गए हैं। हर चीज़ का जो व्यापार है वो अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म पे और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे होता है। तो कृषि उत्पाद जो किसान के हाथ में है उसका व्यापार क्यों ना ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे हो, इसलिए ये सोचा गया कि ये व्यवस्था भी कानूनी तौर पर किसान को उपलब्ध कराई जाए। वो अब इस कानून में उपलब्ध कराई गई है। किसान के अधिकारों का सुरक्षित रखा गया है। उसकी पेमेंट समय पे हो, अगर उसकी पेमेंट में देरी होती है तो जो व्यापारी है उस पर दंड का प्रावधान हो। जो फसल बिकती है उसकी जो बिक्री का मूल्य है उसकी रसीद किसान को मिले। और अनेक ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन समय पे हो और किसान को उसकी उपज का ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था में मिल पाए। अनुबंध खेती में किसान फसल तैयार होने से पहले ही अपने उत्पाद का व्यापारी से करार कर सकता है। इससे उत्पाद का उचित मूल्य मिलेगा। जो दूसरा कानून है जो फार्मिंग एग्रीमेंट से रिलेटेड है, इस कानून में ये प्रावधान किए गए हैं कि किसान जब बुआई करते हैं तो बुआई के समय ही मूल्य के उतार चढ़ाव से बचने के लिए अपनी फसल, आने वाली फसल को बेच पाएँ, तो उसके लिए एग्रीमेंट कर पाएँ। ये व्यवस्था कुछ हद तक पहले भी थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भारत में होता था, पर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की व्यवस्था थी उसमें कोई एक यूनिफॉर्म कानून, एक समान कानूनी व्यवस्था पूरे देश में नहीं थी। वो व्यवस्था इस कानून से लागू की गई है। अब किसान बराबरी पर आकर जो कॉरपोरेट है, प्रोसेसर है, होलसेलर है, रिटेलर है, उसके साथ एग्रीमेंट कर सकता है। ऐसी फसल को उगा सकता है जिसका मूल्य उसको अच्छा मिले। आवश्यक वस्तु संशोधन कानून के द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार भंडारण कर सकता है। इससे पहले कुछ सीमा तक ही भंडारण किया जा सकता था। इन कानूनों के लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में निजी निवेश होगा। जो तीसरा कानून है वो इस संबंध में है जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अमेंड किया गया है। पहले क्या था कि जो व्यापारी उपज खरीदते थे किसान की, उनको स्टॉक करने पे सीमा रहती थी, और जब स्टॉक की सीमा है तो अगर किसी व्यापारी की क्षमता भी है खरीदने की तो एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा वो नहीं खरीद पाता था। तो उससे असर ये होता था कि बाज़ार में जो किसान की उपज कोई खरीदार है वो उतने कम हो जाते थे। ये बिल्कुल सही अवधारणा है इकोनॉमिक्स की कि डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर मूल्य निर्धारित होते हैं। अगर डिमांड ज़्यादा है, अगर खरीदार ज़्यादा है तो मूल्य बढ़ते हैं। तो अब जो अमेंडमेंट किया गया है उसमें ये हो गया है कि जो लिमिट्स हैं, जो स्टॉक की लिमिट्स हैं, वो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में या इमरजेंसी सिचुएशन में ही लगाई जा सकती हैं। सामान्य तौर पर ये शर्तें नहीं होंगी, जिससे जो व्यापारी हैं, जो प्रोसेसर हैं, जो एक्सपोर्टर हैं, वो जितना चाहे उतना किसान से उसकी उपज को खरीद के स्टॉक कर सकते हैं। तो इस व्यवस्था के आने से किसान की उपज के खरीदार बढ़ेंगे, किसान की उपज की खरीदने में जो लिमिटेशंस थी वो हटेंगी, और वो जो हम शुरू से जो तीनों कानूनों की एक ही अवधारणा है कि किसान की उपज की खरीदार ज़्यादा हो, उनकी प्रतिस्पर्धा ज़्यादा हो और किसान को अधिक से अधिक मूल्य उसकी उपज का मिल सके। तो इन तीनों जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हैं उससे जो हम लोग जो सरकार की तरफ से जो प्रयास है वो ये है कि किसान को स्वतंत्रता हो, किसान अब आगे बढ़ के उद्यमी बने, वो एंटरप्रेन्योर बने और ऐसा फैसला करे जिससे उसकी आमदनी में बहुत तेज़ी से वृद्धि हो। ऐसी फसलें उगाए जिसका मूल्य बाज़ार में ज़्यादा है, जिसके लिए नए बाज़ार उपलब्ध हो सके और निर्यात में भी भारतवर्ष का स्थान हो और दुनिया भर में भारत का उत्पाद जाए और जिसका सीधा लाभ हमारे किसानों को हो। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं क्या कहता है मौसम का हाल। बात करें वर्षा की तो इस बार जो है सामान्यतः जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 4 माह में पूरे देश भर में करीब 88 सेंटीमीटर बारिश मिलती है, यानी कि 881 मिलीमीटर्स।
और उसके जगह हमें मिली है 958 मिलीमीटर, यानी कि पूरे देश भर में हमें सामान्य से 9% ज़्यादा वर्षा मिली। और जहाँ तक इसका वितरण की बात करें, अलग अलग जो हमारे होमोजीनियस रीजन है, तो यदि होमोजीनियस रीजन की बात करें तो हमारा जो उत्तर पश्चिम भारत है वहाँ खासकर इसकी काफ़ी कमी रही, ये करीब करीब -15% रहा। और वहीं हम बात करें हमारे दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में ये बहुत बढ़िया रहा, +26% रहा। और वहीं अपना ये मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में भी ये सामान्य से ज़्यादा रहा। और उत्तर पूर्वी इलाकों की बात करें तो वहाँ पे भी ये मतलब कि ये बात करें करीब करीब थोड़ा ज़्यादा ही था सामान्य से। तो ये बात करें जो हमारे 4 होमोजीनियस रीजन है उनमें से 3 में सामान्य से ज़्यादा वर्षा मिली और सिर्फ उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा जो है सामान्य से कम रही। किसानों को कृषि संबंधी तमाम जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बफेलो पोषाहार ऐप के बारे में। बफेलो पोषाहार एक शैक्षिक मोबाइल ऐप है जिसे ICAR CIRB हिसार द्वारा ज्ञान प्रदान करने और भैंस मालिकों के लिए एक गाइड के रूप में विकसित किया गया है। ऐप संपूर्ण सामग्री को 6 अलग अलग खंडों में विभाजित करके भैंस पोषण के विभिन्न क्षेत्रों पर बुनियादी जानकारी प्रदान करता है। भैंस फीड प्रबंधन, चारा प्रबंधन और संरक्षण, बछड़ा चारा प्रबंधन, सामान्य पोषण की कमी, पशुओं में विषाक्तता। एप्लीकेशन वर्तमान में हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध है। पूर्ण ऐप सामग्री में डाउनलोड सुविधा के साथ ऑडियो बैकअप है। और आइए अब देखते हैं क्या खास जानकारी है आपके लिए आज के ट्विटर प्लेट में। ये था आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है nationalkrishiddarshandddk@gmail.com। इसी के साथ कृषि दर्शन की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।